नमस्कारम। करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। यह पाठ्यक्रम है रीट 2021 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का, जिसे सामान्य भाषा में हम मनोविज्ञान कहते हैं। रीट 2021 लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो चुकी है, जो परीक्षा जुलाई अगस्त महीने में होने की संभावना है। विद्यार्थियों के मन में पहला सवाल तो ये है कि सर, क्या पाठ्यक्रम बदलेगा? मेरा मानना ये है कि रीट 2022 का पाठ्यक्रम जो है वो नहीं बदलेगा। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने रीट 2021 की जो परीक्षा है वो जिस पाठ्यक्रम से ली थी, उस परीक्षा को आपने रद्द किया है। तो पाठ्यक्रम को बदलने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। बाकी तो साहब सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, ये मान के चलिए। इसका मतलब है आपको इसी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करनी चाहिए। पाठ्यक्रम आपके सामने है। इसे आप यूनिट 1 मान सकते हैं, इसे यूनिट सेकंड, उसके बाद में विविध अधिगमकर्ताओं वाली को यूनिट 3 मान सकते हैं, ये अधिगम वाली यूनिट को यूनिट 4, और शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं वाली इसे यूनिट 5। इस प्रकार से यदि हम देखें तो आपके पास 5 यूनिट हैं और हर यूनिट से औसत में 6 सवाल आते हैं। कहीं एक सवाल कम या ज़्यादा भी हो सकता है। पाठ्यक्रम आपके सामने है। तैयारी के लिए दूसरी महत्वपूर्ण जो आयाम है वो ये है कि आप ओल्ड पेपर जो हैं परीक्षाओं के, उन पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करें। और इनको भी तैयार करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने 30 क्वेश्चन उठा लिए आरटेट 2011, आरटेट 2013, उसके बाद में आपने 30 क्वेश्चन उठा लिए जो हैं रीट 2015, रीट 2017, और उनको देखें। ये एक तरीका है जो मुझे कम वैज्ञानिक लगता है। दूसरा तरीका होता है कि ये जो परीक्षाएं हुई हैं और इसके साथ आप 26 सितंबर को जो रीट की परीक्षा हुई है L1 और L2 की, उसे भी शामिल कर लीजिए। आप इन सब परीक्षाओं के जो क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज समझें, और टॉपिक वाइज आप देखें कि यूनिट 1 से लेकर कौन कौन से सवाल पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। और इसी दिशा में यश गुरु आपके लिए पहल कर रहा है। आपको इस YouTube चैनल पर इन परीक्षाओं से, इन 5 यूनिटों से जो भी सवाल पूछे गए हैं 2011 और 13 की आरटेट से, 2015 और 17 की रीट से, वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। जो 2021 की रीट है 26 सितंबर वाली, उसमें हम आपको 30-30 क्वेश्चन L1 के, 30 क्वेश्चन L2 के उपलब्ध करवा देंगे और इनके क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं रीट 2022 के लिए हमने आपको यूनिट वाइज जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन हैं। आपने चाहे टेस्ट सीरीज ली हो नहीं ली हो, यूट्यूब पर हम आपको जो हैं ये सभी सवाल निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपके पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा वो है वृद्धि और विकास। एक एक सवाल को देखेंगे, थोड़ा सवाल को समझने की कोशिश भी करेंगे। इसमें सितंबर 2021 के रीट के सवाल शामिल नहीं हैं। अधिगमकर्ता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है? 3 प्रकार के चर होते हैं। तो अधिगमकर्ता है आश्रित चर। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। नैतिकता जो है वो शेषवावस्था में नहीं होती, जबकि ये तीनों विशेषताएं अर्थात शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास में तीव्रता, ये शेषवावस्था की विशेषताएं होती हैं। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। इस प्रक्रिया को निम्न में से कौन सा सिद्धांत कहा जा सकता है? सही आंसर है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। अब इस सवाल से ही 2-3 कॉन्सेप्ट समझें। विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती है, इसका मतलब है
विकास कभी रुकता नहीं, इसका मतलब है विकास जीवन पर्यंत होता है। और क्वेश्चन में ही दिया है विकास कभी तीव्र तो कभी मंद अर्थात धीमी गति से होता है। कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेख है। तो अधिगम और विकास में यहां पूछा है सबसे अधिक योगदान देता है परिवार, जो विद्यालय की प्रथम पाठशाला है, समवयस्क समूह पीयर ग्रुप्स अर्थात मित्र मंडली, और अध्यापक। ये जो तीन हैं वो बालकों के अधिगम अर्थात सीखने में और उसके विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं। यहां आपको बाकी विकल्पों से तुलनात्मक अध्ययन करना था और समझना था। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। छोटे बालक को देखा होगा अपने बच्चे को। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का प्रयोग उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इसे प्रकार की प्रगति है। इस प्रकार की प्रगति क्या है समझिए। पहले बच्चे ने अपने जो भी हाथ है उस हाथ से किसी वस्तु को उठा लिया और उसके पश्चात वो अंगुलियां और हथेली का उपयोग करके वस्तु को उठाने के लिए प्रयास करता है। यह है व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति। क्योंकि यहाँ व्यापक था, पहले पूरे हाथ से ही किसी वस्तु को उठा रहा था, फिर वह विशिष्ट कार्रवाई कर रहा है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोश से। मनुष्य जीवन का आरंभ जो होता है वो मूलतः एक कोश से होता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्धि। जहां भी मात्रात्मक है इसका मतलब है उसका वृद्धि से संबंध है, और वृद्धि जो होती है वह व्यक्तिगत होती है। विकास भी व्यक्तिगत होता है, वृद्धि भी व्यक्तिगत होती है, लेकिन वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। मात्रा का मतलब होता है आकार। आपकी ऊंचाई बढ़ गई, आपका वजन बढ़ गया, ये वृद्धि में शामिल है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु के आसपास। बालक में तर्क का, जिज्ञासा का और निरीक्षण शक्ति अर्थात ऑब्जर्वेशन जो पावर होता है उसका विकास होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, यहां बात हो रही है वृद्धि की। तो जो स्नायु मंडल है, नर्वस सिस्टम, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सभी जो हैं वो शारीरिक विकास अर्थात वृद्धि के क्षेत्र हैं, वृद्धि से संबंधित हैं। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। यहाँ एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड और समग्र का मतलब होता है होलिस्टिक अर्थात संपूर्ण। अर्थात शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जो विकास होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और उसके साथ में इनके बीच में जो भी विकास होता है वो व्यापक अर्थात इन तीनों का संयुक्त भी हो सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है शारीरिक विकास का संबंध भावात्मक, संज्ञानात्मक इन क्षेत्रों से हो सकता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। अब यहाँ देखिए, आप सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये देखना होगा कि कक्षा, यहाँ उम्र हो रही है, उम्र है 6 से 10। इसका मतलब है यह बालक पहली दूसरी कक्षा से लेकर चौथी पांचवी की कक्षा में पढ़ने वाला होगा। तो इसकी रुचि किस में होगी? इसकी रुचि विद्यालय में ही होगी, क्योंकि परिवार की प्रथम पाठशाला से निकलकर, परिवार की अनौपचारिक शिक्षा से निकलकर इस आयु में बालक विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसकी रुचि स्वाभाविक रूप से विद्यालय में ही होगी। विकास का अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है विकास।
परिपक्वता, इसका संबंध शारीरिक विकास से भी है और मानसिक विकास से भी है, क्योंकि मैच्योरिटी जो होती है वो शारीरिक वृद्धि का उच्चतम स्तर तक पहुंच जाना, ये शारीरिक वृद्धि के संदर्भ में परिपक्वता है, और मैच्योरिटी मानसिक लेवल पे भी होती है। आप देखिए, किसी भी परीक्षा को हैंडल करना, परीक्षा से संबंधित आप में परिपक्वता होनी चाहिए। पिछले कुछ समय से रीट को लेकर बहुत बड़ी उठापटक हुई। कुछ विद्यार्थी 2 दिन 4 दिन में इस दुख से, दर्द से, पीड़ा से या संकट से बाहर निकल जाएंगे। कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है 10 से लेकर 15 दिन लगें, और कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने इस समस्या के सामने खुद के घुटने टेक दिए और उनके मन में आत्महत्या जैसे बुरे, या मैं कहूँ आत्महत्या जैसे कायरतापूर्ण विचार उनके मन में आते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा के परिणाम को लेकर, परीक्षा रद्द हो गई उसको लेकर विद्यार्थियों में एक मैच्योरिटी नहीं है। आप कहेंगे सर कहना आसान है। यदि कहना आसान होता तो किसी ने 2-4 दिन में इस रीट रद्द होने के दुख से बाहर कैसे निकल गया? कोई विद्यार्थी रीट में रद्द होने के कारण आत्महत्या करने के लिए क्यों सोच रहा है? इसका मतलब है परिपक्वता जो होती है परीक्षा को लेकर वो व्यक्तिगत है, कि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को अच्छे से हैंडल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां पूछा है आपको, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह कथन क्या है? असत्य है। इसका मतलब क्या है? विकास को आप बढ़ावा देंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे तो विकास संभव है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। सही है, क्योंकि यदि आपने गलत चीज को सीख लिया है तो उसके खतरे हो सकते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। सही है, क्योंकि विकास में जो वातावरण है, वातावरण का मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन जो भी हो रहे हैं उसका भी प्रभाव होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास की जो भी अवस्थाएं हैं, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, बिना रुके हुए चलता है। हर जो है व्यक्ति विकास की प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो इसका मतलब है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। अगला, कौन सा विकासात्मक कार्य जो है वह उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यह उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है, जबकि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कि उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है चलने के लिए, घूमने के लिए, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। यहाँ इसका सही उत्तर होगा शक्ति और गति, अर्थात किस प्रकार से उनका उपयोग करना है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मिथ्या पक्वता का समय किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है, क्योंकि इस समय सही अर्थों में तो मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं होती, लेकिन हमें भ्रम होता है कि परिपक्वता हो गई है बालक को। 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। यहाँ वृद्धि से संबंधित सवाल पूछा गया है। मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं विकसित। अब यहाँ समझिए, पुराने प्रश्न पत्र आपको ये भी बताते हैं कि इस सवाल को समझना, विकल्पों को समझना और इस रिक्त स्थान में
खाली स्थान में क्या आएगा, इसे आपको तेजी से निर्णय लेना। तो मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक रूप से ऊंचे होते हैं। आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे खुशी का एवं वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। ये थे 20 सवाल जो हमने देखे, टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम बाकी यूनिट 1 से बचे हुए सवालों को देखेंगे। यहाँ आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो रीट के 30 अंकों का है, उसके यूनिट 1 को सवालों को देखा है और इससे संबंधित हमने टेस्ट सीरीज भी जो है वो यश गुरु ऐप पर उपलब्ध करवाई है। यहाँ आप ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इस टेस्ट सीरीज के फोल्डर में जो है आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है। इस टेस्ट सीरीज की सहयोग राशि केवल 50 रुपये है। कुल मिलाकर 30 टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में 30 क्वेश्चन होगा। टेस्ट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी होंगे और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रूप में भी होंगे, जिसमें शुरू के 24 घंटों में आप एक बार ही परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा से 40 दिन पहले जितने भी टेस्ट होंगे वो सभी टेस्ट आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे, उनके आंसर की मिल जाएगी। और जो 13 फरवरी को टेस्ट होगा वो जो हमने आज जिस वीडियो में जिन सवालों को देखा है उनसे संबंधित होगा। ओल्ड जो क्वेश्चंस पेपर हैं, ओल्ड पेपर में आए हुए जो सवाल हैं उनको यूनिट वाइज हम 5 टेस्ट सबसे पहले लेंगे। हर यूनिट का एक एक टेस्ट होगा और उसके पश्चात ओल्ड पेपर में से ही संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो है वह टेस्ट होगा। ये सभी टेस्ट यश गुरु ऐप पर होंगे, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम यूनिट 1 से बचे हुए सवालों को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।